बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्मोडायनेमिक्स और अब से थर्मोडायनेमिक्स की ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी अंटिल ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जस्ट बी रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक और स्टार्ट करते हैं विद थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं विद थर्मोडायनेमिक्स। ओके ठीक है, देखो सबसे पहले चैप्टर के वर्ड का मतलब पता होना जरूरी है। थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो मींस हीट, ठीक है, ये हीट का सिंबल आपको पता ही है, हीट। एंड डायनामिक्स मींस मूवमेंट। डायनामिक मींस मूवमेंट या फिर फ्लो, ठीक है। तो हीट की मूवमेंट या हीट का फ्लो जब हम स्टडी करते हैं उस साइंस को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक वो साइंस होती है जो कि हीट की मूवमेंट या हीट के फ्लो के बारे में हमें बताती है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करती है? इट डील्स विद एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस। एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो जो भी एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस होते हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो बाय थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आपको पता है जैसे केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेनी मोर एक्सेट्रा, ठीक है। आपको पता ही है कि एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है और उन्हीं जो एनर्जी चेंजेस, जैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, एनर्जी चेंजेस के साथ जो स्टडी डील करती है उसको ही हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो अब ये चैप्टर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं? देखो, थर्मोडायनेमिक्स का सबसे मेन यूज तो यही है कि ये किसके बारे में बताता है। ये जो चैप्टर है, ये जो साइंस है, ये किसके बारे में बताती है? एनर्जी चेंजेस के बारे में बताती है। इट टेल्स अस अबाउट एनर्जी चेंजेस, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज है, ये बताती है अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। इट टेल्स अस अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? मतलब कोई रिएक्शन करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती। वेदर रिएक्शन कैन इजिली टेक प्लेस, इट कैन बी कैरिड आउट इजिली और नॉट, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इजिली कोई रिएक्शन करवाई जा सकती है या करवाई नहीं जा सकती, वो आप जज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? ओके। तो ये इसके यूज हो गए। अब जो है, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी बता देगी? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन किस रेट पे हो रही है। क्या पता किसी रिएक्शन को चलते चलते 1 साल लग जाए, क्या पता कोई रिएक्शन 1 मिनट में हो जाए। तो क्या ये उस रेट को बता सकती है? तो नहीं, यही इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, कि ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बता सकता। जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उससे आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। आप ये तो बता दोगे कि ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी बाय थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे, पर क्या पता उस रिएक्शन को 1 साल लग जाए होते, ठीक है। तो वो रेट आपको नहीं बता पाएगी कितने टाइम में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो, ठीक है। ओके। इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन ये होती है कि ये सिर्फ डील करती है अबाउट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। बल्क में जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसी के साथ ये डील करती है। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि बल्क के साथ, बल्क में, ठीक है। बल्क में कैसे? देखो, अब मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे सपोज एक क्वेश्चन पूछूं कि मैंने ये यहाँ पे एक बीकर लिया, उसमें मैंने वाटर
डाल दिया, ठीक है। और सपोज मैं इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी हीटिंग लगा 30 डिग्री सेल्सियस पे हम इस वाटर को हीट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक मॉलिक्यूल का ही टेम्परेचर चेंज होगा या फिर वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उन सब का टेम्परेचर चेंज होगा? आप मुझे ये बताओ। आपने बीकर लिया है, बीकर के अंदर पानी है, 30 डिग्री सेल्सियस है, जितने भी आप उसे डिग्री सेल्सियस पर आप उसे हीट कर रहे हो, तो माय क्वेश्चन इज दिस कि क्या एक ही मॉलिक्यूल का टेम्परेचर चेंज होगा या सब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? सब मॉलिक्यूल्स वो, तो क्या सबके सब मॉलिक्यूल्स जो है उन सबका टेम्परेचर चेंज होगा या एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर चेंज होगा? तो सबका टेम्परेचर चेंज होगा। देयरफॉर जो टेम्परेचर है वो कैसी है? दिस इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टी जो कि बल्क के साथ डील करती है, ठीक है। अब ये इसकी लिमिटेशन कैसे हुई? थर्मोडायनेमिक्स जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ बल्क में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके साथ डील करता है, तो ये जो है इसकी लिमिटेशन कैसे हुई? क्योंकि आप इससे आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सपोज आपको इंडिविजुअल आयन के बारे में कुछ बताना हो तो थर्मोडायनेमिक्स इंडिविजुअल आयन के बारे में बात नहीं कर सकते। या फिर आपको सिंगल एटम के बारे में कुछ बताना हो तो थर्मोडायनेमिक्स सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल आयन, सिंगल इंडिविजुअल किसी भी पार्टिकल के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं कर सकती, ठीक है। दैट्स व्हाई थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एप्लीकेबल होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये किसी रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म नहीं, इससे आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। कोई पाथ कोई रिएक्शन हो रही है या कोई भी प्रोसेस हो रहा है, किस पाथ से वो हो रहा है, ठीक है, व्हाट द पाथ इज फॉलोइंग दैट प्रोसेस, तो वो आप जो है थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से नहीं बता सकते। इज इट क्लियर? ओके, तो ये सब है इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स का। दोबारा से बताती हूँ, थर्मो का मतलब हीट, डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट या फिर फ्लो। थर्मोडायनेमिक्स डील करती है एनर्जी चेंजेस जो हो रहे होते हैं। यूज क्या है थर्मोडायनेमिक्स को क्यों पढ़ना होता है? ऑफ कोर्स एनर्जी चेंजेस के बारे में बताते हैं। एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि क्या रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लिमिटेशंस क्या है इसकी? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पता किया जा सकता कि रेट ऑफ रिएक्शन किस रेट से हो पाएगी, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ ही डील करते हैं। एंड कौन सी पाथ कोई प्रोसेस फॉलो करेगा उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करती। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में मेन जो होते हैं इसके लॉज होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है, और भी हम इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे और बहुत सी एंथैल्पी, एंट्रोपी, बहुत सी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि चैप्टर को क्यों पढ़ना है, क्या यूज है, क्या लिमिटेशंस है और चैप्टर आखिर डील किसके साथ। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। वो टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चैप्टर में वो टर्म्स यूज होंगी, तो उससे पहले है हम उनको यही स्टडी कर लें। तो अब हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है? ये तो हमें समझ में ही नहीं आया है ना, हेल्प से समझते हैं इसको विद द एग्जाम्पल। देखो, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, ओके, यहाँ पे मैंने सपोज इसके अंदर वाटर डाल दिया, ठीक है। अब आप जो है, आपने सपोज वाटर की रिएक्शन किसी के साथ करवाई है या फिर कोई यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, सपोज इस बीकर में आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये आप इस बीकर को एग्जामिन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो ना। ये जो बीकर है इसको आप एनालाइज कर रहे हो, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, दिस पार्ट इज अंडर ऑब्जर्वेशन।
क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन को चेक कर रहे हो। तो जो पार्ट जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करते हो उस पार्ट को हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, एनी पार्ट विच इज अंडर योर ऑब्जर्वेशन उसे हम कहते हैं सिस्टम। अच्छा, एक टर्म होती है दैट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जितनी भी चीजें रह गई वो सराउंडिंग होता है। सपोज हम एक रूम की बात करते हैं, ठीक है, ये सपोज आपने एक रूम है, रूम के अंदर आपने बीकर रखा हुआ है, बीकर के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, तो ये रूम क्या हो गया? रूम एक सराउंडिंग हो गया, और ये बीकर क्या हो गया? बीकर सिस्टम हो गया। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, जो सिस्टम होता है वो एनी पार्ट होता है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें बची वो सब सराउंडिंग में काउंट होगी। और यूनिवर्स क्या होता है? इन दोनों को जो ऐड करते हो तो आपका यूनिवर्स बनता है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, ये तो कुछ था नहीं, इट वॉज वेरी इजी टू लर्न, है ना? ओके, अब सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करती है एक चीज जिसे हम कहते हैं बाउंड्री। दिस इज नोन एज बाउंड्री। कैसे? देखो, अभी मैंने आपको बीकर का एग्जांपल दिया था और ये रूम था, सपोज हम रूम कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो बीकर के अंदर रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन क्या है? दिस इज योर सिस्टम, ये सिस्टम है आपका, दिस इज सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? दिस इज सराउंडिंग, दिस इज सराउंडिंग। आई थिंक मैं एक मिनट चेक करके मैं दिख रहा है ना आपको, मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, वेट। देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक बीकर रखा है और ये हमारा है, तो दिस इज सराउंडिंग एंड दिस इज सिस्टम। ठीक है, ओके। तो अब ये बीकर है और ये सिस्टम है। बीकर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज अंडर योर ऑब्जर्वेशन, आप उसे जज कर रहे हो, उसे एग्जामिन कर रहे हो, तो वो सिस्टम है। सिस्टम के अलावा बाकी जितना भी पार्ट है वो आपका सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को एक ये सेपरेट कर रही है ना, ये क्या है? दिस इज बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को ये सेपरेट कर रहा है, ये क्या है? दिस इज बाउंड्री, है ना? देयरफॉर बाउंड्री क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। ठीक है, ओके। अब ये जो बाउंड्री है ये बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। ये बाउंड्री है बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। जैसे बाउंड्री हो सकती है, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। मतलब रियल हो सकती है, जैसे बीकर की जो वॉल है वो आप देख सकते हो, इट इज रियल। या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है, क्या पता आपको कुछ इमेजिन करना पड़े, तो वो बाउंड्री भी हो सकती है। बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। मीन्स एडियाबैटिक, डायाथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग। ठीक है, कंडक्टिंग मीन्स जहां से हीट फ्लो हो सकती है। कंडक्टिंग मीन्स हीट कैन फ्लो, हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जहां से हीट फ्लो हो सकती है उसे हम कंडक्टिंग कहेंगे। एडियाबैटिक का मतलब इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग। और यहाँ पे क्या है? हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, हीट कैन नॉट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि डायाथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग। सपोज ऐसे आप कोई, इस जो बीकर की वॉल है वो क्या है? किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है, तो यहाँ हीट जो है, हीट अंदर जा सकती है, हीट बाहर आ सकती है, तो ये क्या है? डायाथर्मिक बाउंड्री होगी। अगर कोई थर्मस फ्लास्क है, सपोज आपने यहाँ पे थर्मस फ्लास्क ले लिया, ठीक है, थर्मस फ्लास्क ले लिया। अब थर्मस फ्लास्क की जो वॉल होती है वो एडियाबैटिक होती है। एडियाबैटिक का मतलब हीट अंदर और हीट बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज एडियाबैटिक बाउंड्री। क्लियर? तो डायाथर्मिक बाउंड्री किसे कहते हैं? डायाथर्मिक बाउंड्री वो होती है जो कि कंडक्टिंग होती है। ठीक है, कंडक्टिंग होती है। जैसे कि सपोज आप स्टील का ग्लास यूज करते हो, है ना? स्टील आप यूज करते हो, स्टील के ग्लास में सपोज आपने कोई कॉफी डाल दी, स्टील के ग्लास में आपने कॉफी डाल दी, तो आप देखोगे कॉफी जो है थोड़ी देर बाद कॉफी ठंडी हो जाएगी,
स्टील के ग्लास में आपने कॉफी डाल दी, थोड़ी देर बाद कॉफी तो ठंडी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये क्या है, दिस इज डायथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, ये जो स्टील है, ये जो बाउंड्री है इस बीकर की, वो क्या है, डायथर्मिक है, कंडक्टिंग है, हीट फ्लो हो सकती है यहाँ से बाहर, यहाँ से हीट कैन इजीली फ्लो। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ डायथर्मिक बाउंड्री। एडियाबैटिक का मतलब क्या है, हीट कैन नॉट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में जब हीट फ्लो नहीं हो सकती उसे हम एडियाबैटिक कहते हैं, इंसुलेटिंग कहते हैं। तो सपोज ये थर्मस फ्लास्क है, थर्मस हम क्यों यूज करते हैं, थर्मस फ्लास्क हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट जो गर्म चीज है वो गर्म ही रहे, है ना, गर्म चीज को गर्म रखने के लिए थर्मस फ्लास्क का यूज किया जाता है। तो दैट्स वाई अगर आपने यहाँ पर कॉफी डाल दी थर्मस फ्लास्क के अंदर, सपोज आपने यहाँ पे कॉफी डाल दी, तो उसके अंदर या बाहर कोई हीट फ्लो नहीं होती। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक बाउंड्री। इज इट क्लियर? ओके, अब जो है एक और टाइप की बाउंड्री भी होती है, एंड दैट इज रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल, रिजिड आराम से लिखते हो, रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये भी बाउंड्री हो सकती है। रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब कोई भी इमूवेबल वॉल, इमूवेबल वॉल, उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब जो मूवेबल होगी, मूवेबल बाउंड्री जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, रिजिड है, सपोज हमने यहाँ पे बीकर लिया, अब बीकर की आपको पता है ये जो वॉल है ये कंप्लीटली रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है, ये फ्लेक्सिबल तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही रहेगी ये वॉल जो है बीकर की। तो इसलिए रिजिड बाउंड्री के केस में जो वॉल्यूम होती है कंटेनर की वो कैसी रहती है, फिक्स रहती है, इट इज कंप्लीटली फिक्स। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगी कंटेनर की, ठीक है, 5 लीटर का सपोज इसमें पानी स्टोर हो सकता है, 10 लीटर का पानी स्टोर हो सकता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि बाउंड्री बिल्कुल रिजिड है। ठीक है, दैट्स व्हाई फ्लेक्सिबल के केस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। इज इट क्लियर? ओके, तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज जो आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से समझा। ठीक है, तो ये है कुछ टर्म्स जिनका आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स भी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो आपने अभी सिस्टम का मतलब समझा है, मतलब कि जो सिस्टम आपने पढ़ा है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, जो सिस्टम आपने अभी पढ़ा है ना वो मेनली 3 टाइप का होता है। अब वो 3 टाइप क्या होते हैं समझते हैं। देखो, इट कैन बी ओपन सिस्टम, सिस्टम ओपन हो सकता है, सिस्टम क्लोज्ड हो सकता है, या फिर सिस्टम आइसोलेटेड भी हो सकता है। सिस्टम कैन बी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं जहां पे मैटर का एक्सचेंज हो और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो, एनर्जी का भी एक्सचेंज। क्लोज्ड सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ओपन सिस्टम में तो मैटर एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है। क्लोज्ड सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, एनर्जी एक्सचेंज कर पाएगी। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज करेगा। ठीक है, लिखूं क्या मैं, या फिर आप लिख लेना। ठीक है, यहां पे देखो मैं लिख देती हूं, नीदर मैटर नोर एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, यहां पे एनर्जी तो एक्सचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, विदाउट द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कैसे समझोगे? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया और टी डाल दी, बार बार कॉफी क्या पियेंगे, टी पी लेते हैं। ठीक है, टी डाल दी इसमें बीकर में, सपोज मैंने यहाँ पे टी डाल दी।
अब क्या है, मैटर एक्सचेंज हो सकता है। सपोज यहाँ पे क्या है, मैटर को एक्सचेंज किया जा सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। देयरफॉर ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स बहुत सिंपल है, एनिमल्स हैं, मैटर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर प्लांट्स हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम के एग्जांपल। जो भी चीज मैटर को एक्सचेंज कर दे, एनर्जी को एक्सचेंज कर दे, ओपन सिस्टम के वो एग्जांपल हो जाती है। क्लियर? ओके, ठीक है। अब क्लोज्ड सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। क्लोज्ड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जहां पे मैटर एक्सचेंज ना हो, एनर्जी एक्सचेंज हो। अब सपोज ये जो बीकर था ना टी वाला, मैंने उसके ऊपर सपोज एक प्लेट से कवर कर दिया, इसको मैंने टी वाले बीकर को प्लेट से कवर कर दिया। अब यहाँ मैटर एक्सचेंज नहीं हो जाता, क्यों? क्योंकि आपने बीकर को प्लेट से कवर कर दिया, कोई लिड से कवर कर दिया, ठीक है। तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता, पर एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। सपोज इसकी वॉल जो है स्टील की बनी हुई है या कोई ऐसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है जहां से एनर्जी को एक्सचेंज करवाया जा सकता है, तो एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। आइसोलेटेड सिस्टम, ना ही मैटर एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर मैंने इस टी को भर दिया थर्मस फ्लास्क में, अगर मैंने इस टी को थर्मस फ्लास्क में भर दिया है, ये सपोज टी है, यहाँ पे मैंने टी डाल दी, थर्मस फ्लास्क, ये टी है, दिस इज टी, ठीक है। तो सपोज थर्मस फ्लास्क में मैंने कोई टी डाल दी, तो अब क्या है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि थर्मस फ्लास्क है ना, बिल्कुल कवर है ऊपर से, और ना इसकी वॉल्स आपको पता है कैसी होती है, एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं। एडियाबैटिक का मतलब क्या है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इस वजह से थर्मस फ्लास्क में क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ना ही मैटर को एक्सचेंज किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? ओके ओके, ठीक। अब जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी जो होती है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, आपको एनर्जी जो है दो चीजों से समझनी। एनर्जी हीट हो सकती है या एनर्जी वर्क की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी नाम आएगा एनर्जी का, तो आप हीट और वर्क दोनों दिमाग में लाओ। अब दोबारा से इन एग्जांपल्स को समझते हैं। देखो एनर्जी का मतलब हीट का एक्सचेंज होना एंड वर्क का एक्सचेंज होना। यहां पर जो है हीट का एक्सचेंज हो सकता है और वर्क का एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पल जिसके अंदर मैटर का एक्सचेंज हो, हीट का एक्सचेंज हो, वर्क का एक्सचेंज हो, उसे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। यहां पर एनर्जी एक्सचेंज मतलब हीट और वर्क का एक्सचेंज हो, ठीक है। यहां पे क्या है, हीट कैन फ्लो, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, हीट फ्लो हो सकती है। तो ये क्या है, दिस इज, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो पा रहा है। अब वर्क का एक्सचेंज करवाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो आप मेरे को बताओ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से है, यहाँ पे सपोज मैंने पिस्टन वो कर दिया, ये सपोज पिस्टन है, दिस इज पिस्टन, ठीक है। सपोज मैंने सिलेंडर पे कोई पिस्टन फिट की है, तो अब यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इस पिस्टन को आप अप डाउन करके इन द फॉर्म ऑफ वर्क की फॉर्म में एनर्जी को एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, ठीक है। तो या सपोज आपकी यहाँ पे वॉल्स इंसुलेटिंग है, सपोज मैंने इसकी वॉल्स इंसुलेटिंग रखी है। इंसुलेटिंग का मतलब एनर्जी, अब हीट इधर उधर नहीं जा सकती, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग, पर आप जो है पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करके वर्क करवा सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी का तो एक्सचेंज कर सकते हो ना इन द फॉर्म ऑफ वर्क, देयरफॉर क्लोज सिस्टम हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जहां पे मैटर और एनर्जी का बिल्कुल एक्सचेंज ना हो, यहाँ पे वर्क नहीं करवा सकते, यहाँ हीट नहीं कैन फ्लो, ठीक है, हीट फ्लो नहीं करवा सकते, मैटर नहीं करवा सकते, देयरफॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में जब भी एनर्जी वर्ड का यूज होगा, तो आपको अपना दिमाग हीट और वर्क पे लगाना है, ठीक है। हीट और वर्क आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अब जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं ना, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, दीज ऑल आर क्लोज्ड सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल होते हैं, या फिर जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं दे आर एप्लीकेबल ऑन क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करोगे ना, आइसोलेटेड सिस्टम की, तो कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा सिस्टम के 3 एग्जाम्पल्स, दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। इतना क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब तक रिवीजन करें तो आपने 2-3 टर्म्स के बारे में पढ़ा है, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। उसके बाद आपने पढ़ा कैसे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है बाउंड्री। बाउंड्री के आपने टाइप्स पढ़े, फिर आपने अब सिस्टम के टाइप्स पढ़े। अब जो है हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। तो करते हैं स्टार्ट। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर इन सिस्टम। सिस्टम में आपने कितनी क्वांटिटी का मैटर लिया है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ऐसे कह सकते हो कि साइज एंड मास जो आपने लिया है सिस्टम के अंदर किसी भी मैटर का, उस पर डिपेंड। सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर इन सिस्टम, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर इन सिस्टम, उसे इंटेंसिव कहते हैं। ये डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, but depend on nature of matter, but depend on nature of matter in system। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन सिस्टम। सिस्टम में आपने कितनी क्वांटिटी का मैटर लिया है, और जो डिपेंड करती है नेचर पे, या जो प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती मैटर पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल डिस्कस करें, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे, जैसे कि हीट हो गया, या फिर हीट एनर्जी लिख लो, सेम ही बात है वो तो, ठीक है। सिंपल लिखो, जैसे कि हीट कैपेसिटी हो गया, या फिर आपका एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी, या गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर सपोज मास है, रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम है, ये सब की सब क्या? दीज ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मास, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दीज एक्सेट्रा, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो सपोज यहाँ पे pH है, विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन की जितनी भी टर्म्स होती हैं, मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, या फिर आपका हो गया वेपर प्रेशर,
ठीक है, और यू कैन राइट हियर pH, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आप लिख लो यहाँ पे डेंसिटी, या फिर प्रेशर, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हो, ईएमएफ भी लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, होगी। तो ये सारे मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, ऑलमोस्ट एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स किसके होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल होते हैं। पीएच, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईएमएफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब क्या है? दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, दीज आर एडिटिव इन नेचर एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव नेचर, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ना क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। इस वजह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है, ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है। करें स्टार्ट? ठीक है, आई होप आपने ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब मैं ये रखती हूं, देखो, अब हम बात करते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अबाउट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, हमेशा आप ये बात ध्यान रखोगे कि एक्सटेंसिव डिवाइड बाय में एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव। अब ये बात ध्यान रखने के लिए आपको एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इंटेंसिव मैंने एक्सटेंसिव लेना है ना हमें, ओके। एक्सटेंसिव सपोज मैंने यहां पे लिया मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मास डिवाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने यहां लिया वॉल्यूम। आपको पता है मास डिवाइड बाय में वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या है? मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर इन दोनों की रेशियो इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली वॉल्यूम डिवाइड बाय में मास, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। आपको पता है वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पर स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को सपोज डिवाइड करते हो तो आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है। वो एग्जाम्पल डिस्कस करें, ठीक है। तो अभी मैं इसको रब करती हूं। अच्छा, सपोज यहां पे हम मोलर हीट की बात करें, मोलर हीट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Cm, उसके अंदर क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल्स टू C बाय M। देखो, C क्या है यहां पे? C क्या है यहां पे? हीट कैपेसिटी। C इज हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी क्या है? विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पर मोलर हीट क्या होती है? दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मोलर हीट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल तो स्पेसिफिक हीट का ही ले लो, स्पेसिफिक हीट का ही सपोज आप एग्जांपल ले लो। स्पेसिफिक हीट एस से रिप्रेजेंटेड होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C बाय में। अब C क्या है? C इज हीट कैपेसिटी, जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पर स्पेसिफिक हीट जो होती है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स तो यहाँ पर डिस्कस नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो जो है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की रेशियो होती है। इज इट क्लियर? ओके। वैसे स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर of 1 gram by 1 degree Celsius, ठीक है। तो heat which is required to change temperature of 1 gram of substance by, यहाँ substance लिख सकते हो, 1 gram of substance by 1 degree Celsius, उसे हम क्या कहते हैं? This is heat, specific heat. Is it clear? ठीक है, ओके। तो अब जो है मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का। देखो, जिस भी प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक या मोलर टर्म यूज होगी ना, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप ऐसे कह सकते हो प्रॉपर्टी विद प्रीफिक्स, वो प्रॉपर्टी जिनका प्रीफिक्स क्या होगा? विद प्रीफिक्स स्पेसिफिक और मोलर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो सब की सब प्रॉपर्टी क्या होंगी? इंटेंसिव होगी, जिसका भी प्रीफिक्स मोलर या फिर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक। तो ये था हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों की हमने डेफिनेशन सीखी, एग्जाम्पल्स डिस्कस किए और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है हमने वो सीखा। ऐसे क्या आगे बढ़े? ठीक है। अब देखो, ये एक्चुअली ये टर्म्स आप सीख रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्पिटिटिव लेवल से बात करोगे तो इनका बिल्कुल भी मतलब रेयर ही क्वेश्चन आता है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इतना सीखने के बाद, ठीक है। क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के मेनली न्यूमेरिकल्स वाले आते हैं। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको तो अब हम स्टडी करते हैं अबाउट स्टेट फंक्शन। एक्चुअली मैंने वीडियो 10 मिनट की ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी थी, पर फिर मैंने चेक किया तो बिल्कुल ब्लर था, इस वजह से ये जो है एज इट इज लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो हम यहीं से समझ लेते हैं, ओके। देखो, स्टेट फंक्शन जो होता है वो किसको डिफाइन करता है? स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करता है, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे गैस दूं, गैस को जो है हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना। गैस को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो डिफाइन करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम को, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। क्लियर? ठीक है। स्टेट फंक्शन के अंदर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। तो जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होंगे वो सब स्टेट फंक्शन में आएंगे। स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता पाथ पे। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सपोज हमने यहाँ पे 5 स्टोरी बिल्डिंग लिया, 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, और सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। तो आप चाहे इस बिल्डिंग के रूफ तक, टॉप जो आप टॉप मोस्ट है, सपोज फर्स्ट फ्लोर से आप 5th फ्लोर तक जा रहे हो, तो फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक जब आप जाओगे तो चाहे आप स्टेयर्स की हेल्प से जाओ, सीढ़ियों की हेल्प से जाओ, चाहे आप लिफ्ट की हेल्प से जाओ, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो फिक्स ही रहेगी ना। पोटेंशियल एनर्जी तो फिक्स ही रहेगी, चाहे आप स्टेयर्स की हेल्प से जाओ, चाहे आप लिफ्ट की हेल्प से जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी फिक्स रहेगी। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही पाथ पे, देयरफॉर ये कैसा है? दिस इज अ स्टेट फंक्शन। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। इज इट क्लियर? ओके। पर अगर मैं वर्क डन की बात करूंगी यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट द वर्क डन की बात करेंगे, तो अगर आप सीढ़ियों से जाओगे तो वर्क डन आपका ज्यादा लगेगा, अगर आप लिफ्ट से जाओगे तो वर्क डन आपका कम लगेगा। तो देयरफॉर वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये बात नोट करोगे कि पाथ फंक्शन के 2 एग्जाम्पल है, दैट इज हीट एंड वर्क। हीट और वर्क
दोनों ही क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज आप इसे नोट करो कि पाथ फंक्शन, हीट और वर्क दोनों ही पाथ पे डिपेंड करते हैं, इस वजह से दोनों ही क्या है, दीज बोथ आर पाथ फंक्शन। ऐसा क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है। तो पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं, कौन? स्टेट फंक्शन तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझे, ठीक है। देखो सपोज ये पोंड है, ऐसा कोई पोंड है, ये अभी हाफ फिल है, और उसके थोड़ी देर बाद सपोज आपने चेक किया तो ये पोंड जो है इतना सा वाटर है। पहले पोंड के अंदर हाफ फिल्ड वाटर था, उसके बाद पोंड के अंदर सिर्फ इतना सा पानी रह गया। तो क्या ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि पोंड के अंदर पानी कहाँ से आया था? क्या रेन वाटर कलेक्ट हुआ था पोंड में, या फिर जो है ट्यूबवेल से पोंड को भरा गया था? इस चीज पे कोई डिपेंड नहीं करता, है ना। आप यहाँ पे किसको नोटिस करोगे? सिर्फ इसको नोटिस करोगे कि पहले पानी इतना था, इनिशियल पानी इतना था, फाइनल पानी इतना है। ये तो आप चेक करोगे नहीं कि पानी यहाँ से यहाँ पर पोंड पे पानी आया कैसे था, ठीक है, ट्यूबवेल से भरा गया था या फिर रेन वाटर से आया था। इन चीजों पर तो डिपेंड रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करें? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें। इस वजह से वॉल्यूम क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पाथ फंक्शन के सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं, दैट इज वर्क एंड हीट। वर्क और हीट पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी जितने भी फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनको जनरली कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो ये इनकी एक पहचान है जिससे आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, एक डायग्राम की हेल्प से बस एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो सपोज अब मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि डेल्टा पी कैलकुलेट करो, डेल्टा पी कैलकुलेट करो, तो डेल्टा पी क्या होगा, पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल। ये जो डेल्टा पी होगा वो डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, चाहे आप इस रूट से गए हो ए से बी तक, चाहे आप इस रूट से गए हो, चाहे आप इस रूट से गए हो, किसी रूट पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ फाइनल माइनस में इनिशियल। सिमिलरली डेल्टा वी निकालोगे, वो भी क्या है, वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल। तीनों में से कोई सा भी रूट अप्लाई करो, कुछ फर्क इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों स्टेट फंक्शन है, पाथ पे तो डिपेंड वो करते ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एनर्जी निकाल लो, एनर्जी का भी सेम कहानी है, ई फाइनल माइनस में ई इनिशियल। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगी, पाथ जो फॉलो की गई है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार साइक्लिक प्रोसेस के बारे में और स्टडी कर लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? देखो सपोज हम यही वाला डायग्राम ड्रॉ करें, पीवी, ठीक है, ऐसा कुछ साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर यहां से सपोज आप चले थे और यहीं पे फाइनल पहुंच गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, यहीं पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल जो स्टेट होती है वो सेम रहती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। और अगर आप स्टेट वेरिएबल्स का इसमें चेंज देखोगे तो वो भी जीरो रहता है, मतलब यहाँ पे डेल्टा पी क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा पी जीरो, डेल्टा वी जीरो। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज जो होता है ना स्टेट वेरिएबल्स का, वो क्या होता है, जीरो रहता है, ठीक है। इन साइक्लिक प्रोसेस ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स इज जीरो, ठीक है। डेल्टा पी जीरो, दैट इज डेल्टा पी जीरो होगा, डेल्टा वी जीरो होगा, डेल्टा ई जीरो होगा, जिसका भी आप यहाँ पे स्टेट फंक्शन लिखोगे ना वो सब जीरो होंगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स जीरो के इक्वल आता है। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है।
अब जो है हम पढ़ेंगे अबाउट रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीटली इमेजिनरी प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल इसे कह सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस इमेजिनरी है, रियल लाइफ में नहीं होता है, पर नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ओके। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा स्लोली टेक प्लेस होता है, और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है अ लिटिल बिट फास्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अकर होता है, अकर्स इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स। बहुत थोड़े स्टेप्स में, स्मॉल स्टेप्स में अकर होता है। इनफाइनाइट थोड़े स्टेप्स में अकर होगा, देयरफॉर टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। इनफाइनाइट टाइम लिया जाएगा कंप्लीट होने के लिए, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, है ना? ओके। पर नॉन रिवर्सिबल के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन रिवर्सिबल जो होता है सिंगल स्टेप होता है, बस इनिशियल एंड फाइनल स्टेज के ऊपर भी इसका पूरा डिपेंड करता है नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। इज इट क्लियर? या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो है फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है नॉन रिवर्सिबल क्या है, रियल प्रोसेस है। रियल प्रोसेस आप जितने भी देखते हो वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो ही जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। रिवर्सिबल प्रोसेस से जो वर्क ऑब्टेन होता है, वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम। यहां से मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है। पर नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस में ना वर्क ऑब्टेन यहाँ पे मिनिमम होता है। मिनिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड हियर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के जो हम लिख रहे हैं अभी, और हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। तो अभी एक बार आप इन पॉइंट्स को लिख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। हर एक स्टेप यहाँ पे, एवरी स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद अदर स्टेप। एवरी स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद अदर स्टेप। पर इरिवर्सिबल के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व होता है। इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इक्विलिब्रियम यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। इसको तो ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, कैन प्लॉट ऑन ग्राफ, कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ। इसे हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, पर इसे हम ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ, यहाँ पूरा लिख देती हूँ मैं, कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ। इसे हम ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? देखो, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे इनिशियल, फाइनल सारे पाथ जो है आप आराम से यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो। रिवर्सिबल है, ठीक है, क्योंकि थोड़े स्मॉल स्टेप्स के अंदर हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, धीरे धीरे हो रहा है, तो आप इनिशियल, फाइनल पूरी पाथ जो है इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। पर यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट की ही बात चलती है, बिटवीन में कहीं ऐसा कुछ होता नहीं, सिंगल स्टेप में होता है, क्योंकि देयरफॉर इसको हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं अबाउट रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अब इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है, वो डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। क्लियर? ओके। देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में अगर आप बात करोगे तो पहले एग्जाम्पल ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो, सपोज मैंने यहाँ पे ना एक ये सिलेंडर लिया, इसके ऊपर एक पिस्टन फिक्स कर दिया, और इस पिस्टन के ऊपर रख दिए मैंने ये पाइल ऑफ सैंड। दिस इज पाइल ऑफ सैंड, सैंड पार्टिकल्स रखे, ठीक है, ओके। यहाँ पे गैस है, ठीक है,
अब सपोज हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल, यहाँ जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा है, पाइल ऑफ सैंड से जो प्रेशर आ रहा है, मतलब कंबाइंड जो प्रेशर है बाहर का, पूरा जो कंबाइंड प्रेशर है यहाँ का, और जो P इंटरनल है, P एक्सटर्नल मतलब बाहर का जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर कह रही हूँ, जो प्रेशर है, और P इंटरनल वो बिल्कुल अभी इक्वल है। जब ये बिल्कुल इक्वल है इसका मतलब ये फिलहाल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना, क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वही नीचे से प्रेशर आ रहा है, दोनों का इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। अब सपोज आपने क्या किया, आपने सपोज यहां से एक सैंड पार्टिकल रिमूव कर, 1 पार्टिकल रिमूव, सपोज आपने यहां से एक सैंड पार्टिकल को रिमूव कर दिया। तो जब आप एक सैंड पार्टिकल को रिमूव करोगे तो क्या होगा, जो एक सैंड पार्टिकल रिमूव हुआ तो थोड़ा गैस एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होगी। क्यों गैस एक्सपेंड होगी, क्योंकि आपने एक पार्टिकल को कम किया है, जो उसका प्रेशर था वो थोड़ा हटा है, तो थोड़ी सी गैस एक्सपेंड होगी, पर स्लाइटली होगी, थोड़ी सी गैस एक्सपेंड होगी स्लाइटली, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं हो पाएगा, इक्विलिब्रियम एकदम से तो नहीं हो पाएगा ना, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, तो नहीं हो पाएगा, बाद में हो जाएगा थोड़े टाइम में, पर एकदम से तो नहीं होगा। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट चेंज, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि यहाँ पे इनफाइनाइट चेंज होता है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइटसिमल चेंज, ठीक है। जब जो है इक्विलिब्रियम एकदम से रिस्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल हल्का सा जो चेंज होता है ना, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइटसिमल चेंज, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोबारा पार्टिकल को रिमूव किया और आप ये प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। एक एक पार्टिकल को जो है उठा उठा के आप कंटिन्यू रिमूव कर रहे हो, तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड करती चली जाएगी, गैस जो है एक्सपेंड करती चली जाएगी, जैसे जैसे आप पार्टिकल को रिमूव करोगे गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है। और हर एक प्रोसेस पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम एकदम तो नहीं आएगा, पर रिवर्स करने पे थोड़ा सा अगर आप दोबारा गैस के सैंड के पार्टिकल को यहाँ रख दोगे तो दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे एवरी प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। किसकी बात चल रही है, रिवर्सिबल की बात चल रही है, ठीक है। तो हम ऐसे कहते हैं कि रिवर्सिबल जो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस स्लोली स्लोली टेक प्लेस होता है, ठीक है। हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है इसका एक दूसरे के साथ, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है बड़ी इजीली इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे ही आप एक सैंड पार्टिकल हटाओगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, जैसे ही रख दोगे गैस जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते रहोगे, गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है। और ये जो है इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटसिमल चेंज, बिल्कुल हल्का सा चेंज आता है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, इस प्रोसेस में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे P इंटरनल होता है इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल प्लस माइनस dP, मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। P एक्सटर्नल जो आप यहाँ पे, ये था ना पिस्टन था आपके यहाँ पे, पिस्टन अप्लाई की हुई थी आपने, ठीक है। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल था और यहाँ पे P इंटरनल था। तो जैसे ही आपने एक सैंड पार्टिकल को रिमूव किया तो गैस क्या होगी, गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है। जैसे ही गैस एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, अगर आप दोबारा वो सैंड पार्टिकल रख दोगे, थोड़ा सा चेंज करते ही दोबारा ये इक्वल आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के से चेंज पे P एक्सटर्नल P इंटरनल के इक्वल बन जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ज्यादा चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे P इंटरनल इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल प्लस माइनस डेल्टा, और डेल्टा P ज्यादा होता है एज कंपेयर टू D। इज इट क्लियर, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो P एक्सटर्नल होता है वो वेरी करता रहता है, वेरिएबल होता है, और यहाँ पर जो P एक्सटर्नल होता है दैट इज कंप्लीटली कांस्टेंट। इज इट क्लियर। तो हमने सारे पॉइंट्स
डिस्कस कर लिए अबाउट रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अब एक बात जो मैं आपको इम्पोर्टेंटली बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप कंफ्यूज मत होना रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल रिएक्शन कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल्स टू, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आप उसे जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस की इक्वल होती है, ऐसा होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। सारे पॉइंट्स जो है हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के डिस्कस किए। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया है। अब लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में और डिस्कशन करेंगे। देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं? जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है, ठीक है। चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, ठीक है। जब चेंज होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, ठीक है, सिस्टम चेंज करता है। डायरेक्ट आप यहां पे लिख लो सिस्टम चेंज, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं तो इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। देखो, सपोज फर्स्ट जो होता है आपका आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब कि टेम्परेचर। तो जो है यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। एक होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम, बार जो वर्ड होता है वो प्रेशर की यूनिट होती है, तो ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ओके, थर्ड डिस्कस करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। और लास्ट होता है एडियाबैटिक, जो आपको पता ही है ना। एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है? एट कांस्टेंट हीट। तो ये जो है 4 टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करें, ठीक है। देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है? डेल्टा टी 0 है। कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है? डेल्टा पी 0 है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी 0 है। और हीट मतलब डेल्टा क्यू इज 0, ठीक है। ओके, आइसोथर्मल का मतलब होता है ओपन सिस्टम। आप ऐसे कह सकते हो, ओपन सिस्टम के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। या फिर जो कंडक्टिंग बाउंड्री होती है, अब कंडक्टिंग बाउंड्री का मैं आपको एग्जांपल बता चुकी हूं, बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। ओके, ठीक है। कंडक्टिंग बाउंड्री जिसकी होती है वो आइसोथर्मल प्रोसेस की होती है, क्लियर। ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस भी ओपन कंटेनर में आप एग्जांपल ले सकते हो, ओपन कंटेनर हो गया, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है जैसे कि सपोज क्लोज्ड रिजिड कंटेनर में कोई प्रोसेस होगा, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर में कोई प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक तो आपको पता ही है, जब थर्मस फ्लास्क के अंदर थर्मस इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड जिसे हम कहते हैं, थर्मल इंसुलेटेड, यहां से हीट तो एक्सचेंज हो नहीं सकती, यहाँ पे हीट कांस्टेंट रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अब जल्दी से इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर इतना ज्यादा टाइम लगाने का कुछ है नहीं। तो बस आप क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बता दो, ये बता देना आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, बस उसी से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये आपको बताना है आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक या एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयरफॉर ये क्या है? आइसोथर्मल। यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है? आइसोथर्मल। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इस पे मैंने ये तो लिखा नहीं है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। अब आपको बताना है Kn,
के एन, ये के एन क्या है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या है आइसोकोरिक। एल एम मतलब कि ये ऐसे है ना, वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग है ये, मतलब कि क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है ऐसे, तो ये क्या है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब आइसोकोरिक है, आइसो। ठीक है, अब ये बताओ इसमें क्या बताओगे आप, ए भी बता दो, कुछ भी बता दो, ए भी बता दो यहाँ पे आप, चलो ए भी बता दो। ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, ऐसे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है ये आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा जो आपका इंट्रोडक्शन है थर्मोडायनेमिक्स का वो पूरे तरीके से क्लियर होता है। मैंने अपनी तरफ से आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स आप लर्न करके आओगे, ठीक है, अच्छे से समझ के आओगे, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।